हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। Everything which surrounds us is collectively called as the environment। तो प्रत्येक चीज़ जो हमें चारों ओर से घेरे रखती है वो सम्मिलित रूप से एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहलाता है। एनवायरनमेंट फॉर्म्स अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर अस। तो पर्यावरण जो है हमारे लिए एक जीवनदायक या जीवन को सहारा प्रदान करने वाला तंत्र का निर्माण करता रहा है। Since it is from the environment that we get food to eat, water to drink, and air to breathe, and all requirements of day-to-day life। और पर्यावरण के द्वारा हमें सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे भोजन की प्राप्ति, पीने के लिए जल की प्राप्ति, सांस लेने के लिए हवा की सभी आपूर्ति जो है वो पर्यावरण के द्वारा होती है। एंड ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डे टू डे लाइफ। प्रत्येक दिन जो है वो पर्यावरण के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर फुलफिल्ड बाय द मटेरियल्स अवेलेबल इन द नेचर। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं मानव जीवन के लिए, और ये सभी आवश्यकताएं जो है प्रकृति के द्वारा या प्रकृति में उपलब्ध जितने भी मटेरियल्स या पदार्थ उपस्थित है उनके द्वारा ही इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दीज मटेरियल्स आर एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जितने भी मटेरियल हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में हैं, इसमें हवा, जल, मृदा तथा खनिज, उसके साथ में कोल या कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, जंतु तथा दूसरे सभी प्लांट्स या पादप जो है ये सभी मटेरियल्स यूज़ में आते रहते हैं। दीज स्टॉक्स ऑफ नेचर। तो प्रकृति का यह स्टॉक या संग्रहण या भंडारण, विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड, जो कि मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्हें जो है प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो प्रकृति के ये सभी भंडार जो मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और आवश्यक भी होते हैं, इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स यूज वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर रिक्वायरमेंट। तो मानव जो है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे वी रिक्वायर टिम्बर और वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि मानव को आवश्यकता होती है टिम्बर यानी लकड़ी या वुड जो है ये फर्नीचर बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दिस टिम्बर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीक ट्रीज। और ये जो टिम्बर है ये सागवान की पेड़ों से प्राप्त की जाती है। विच ग्रो इन द फॉरेस्ट, जो कि वनों के अंदर पाए जाते हैं। तो लकड़ी हो या सागवान की लकड़ी हो, टिम्बर हो, तो ये सभी आवश्यकताएं जो है वो प्रकृति के अंदर उगने वाले जो पेड़ हैं जो कि फॉरेस्ट में, वनों में पाए जाते हैं, इनके द्वारा ही हमारी आपूर्ति जो है वो हो पाती है। मैन हंटेड एनिमल्स टू गेट देयर फूड। मानव जो है दूसरे जानवरों का शिकार जो है करते हैं उनके भोजन की प्राप्ति के लिए। हॉर्न्स यानी उनको सींग जो होते हैं वो भी उपयोगी होते हैं, और बोन्स यानी हड्डियों के लिए, फीदर्स उनके पंखों के लिए, एंड टीथ यानी उनके दांतों के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो मानव के द्वारा शिकार किए जाने वाले एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग उद्देश्यों से किए जाते हैं। कुछ एनिमल्स फूड या भोजन के लिए शिकार किए जाते हैं, कुछ के सींग होते हैं या उनकी हड्डियां जो है वो उपयोगी होती है इसलिए उनका शिकार किया जाता है। पक्षियों के जो फीदर्स या पंख होते हैं उनके लिए उनका शिकार किया जाता है मानव द्वारा।
उनके दांत जो है जैसे हाथी के दांत है, तो उनका उपयोग ऑर्नामेंट निर्माण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न एनिमल्स जो होते हैं वो शिकार किए जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। Various modes of human advancement, such as growing population, agriculture, industrialization, and urbanization, have put pressure on the mankind to overexploit the natural resources. तो विभिन्न प्रकार के जो विधियां हैं मानव के विकास के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए, जिस प्रकार जैसे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्षेत्र, और अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन एरिया या सिटी एरिया का अधिक निर्माण होना, हैव पुट प्रेशर ऑन द मैनकाइंड। तो ये सभी जो एडवांसमेंट या ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, इनका पूरा जो दबाव है वो मानव पर पड़ता है, और ये मानव जो है ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उपलब्ध, उनका अधिक से अधिक दोहन जो है वो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या जो संसाधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये प्राकृतिक संसाधन 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। फर्स्ट आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इन्हें कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और दूसरे आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या अनवीनीकरणीय संसाधन। तो 2 प्रकार के मुख्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीनीकरणीय जो संसाधन हैं उनके बारे में। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर। तो प्रकृति में इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, एंड हैविंग द कैपेसिटी टू गेट रिप्लेस्ड बाय क्विक रिसाइकलिंग थ्रू नेचुरल साइकिल्स। और इनके अंदर यह क्षमता होती है कि ये तेज़ी से रिसाइकलिंग यानी चक्रण की प्रक्रिया के द्वारा ये पुनः प्रतिस्थापित हो जाते हैं या पुनः नए बन जाते हैं, जो कि यह नेचुरल साइकिल्स यानी प्राकृतिक चक्रों के द्वारा होता है। ऑक्सीजन इन एयर इज रीन्यूएबल रिसोर्स। तो हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है यह एक नवीनीकरणीय स्रोत होता है, बिकॉज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये लगातार जो है प्रकृति के अंदर छोड़ी जाती है पादपों के द्वारा, जो कि उनके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। तो ये लगातार एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा रिप्लेस होती रहती है। सम ऑफ द अदर रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सोलर रेडिएशन, वाटर एंड एटॉमिक पावर। तो कुछ और दूसरे प्रकार के जो नवीनीकरणीय स्रोत हैं वो होते हैं सोलर रेडिएशन या प्रकाश विकिरण, जल है, और फिर आता है इसमें एटॉमिक पावर या परमाणुीय शक्ति। तो ये सभी रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। हाउएवर दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड इफ़ यूज्ड टू रैपिडली बाय इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड दे डू नॉट गेट इनफ टाइम फॉर रिन्यूअल। तो इन रिसोर्सेज का दोहन तब तक ही किया जा सकता है जब तक अधिक तेज़ी से इनका उपयोग नहीं हो, और यदि इनके बनने की दर से अधिक इनका दोहन कर लिया जाए तो ये अधिक समय तक जो है वो उपलब्ध हमें नहीं होंगे। तो इन्हें जो रिन्यूअल के लिए जितना समय इन्हें आवश्यक होता है उतने समय में अधिक यदि इनका दोहन किया जाता है तो ये पुनः नए बनने की जो दर है वो कम हो जाती है। तो इनका जो मैनेजमेंट अगर सही नहीं किया जाए तो ये भी जो है बाद में कम पड़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज या अनवीनीकरणीय संसाधन। द स्टॉक्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज या स्रोत होते हैं इनका भंडारण प्रकृति के अंदर बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है। दीज रिसोर्सेज वंस यूज्ड कैनॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज है
एक बार उपयोग लेने के बाद में पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है किसी एक समय के अंदर। तो इनका प्रतिस्थापन करना या नया बनाना जो है इनमें संभव इनमें नहीं होता है। तो इन चीज़ों को हम प्रकृति के अंदर वापस नया नहीं बना सकते। सम ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर, तो कुछ निम्न प्रकार के अनवीनीकरणीय संसाधन निम्न प्रकार है, जैसे सॉइल यानी मृदा, फॉरेस्ट या वन, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स यानी खनिज, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल या पेट्रोलियम जो होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल डिपॉजिट्स यानी कि जो खनिज का जो डिपोजिशन होता है। ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड स्लोली, तो मिनरल डिपॉजिट जो होता है जो कि फॉसिल फ्यूल या जीवाश्मी ईंधन का निर्माण करते हैं, इनका निर्माण बहुत ही धीरे धीरे होता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिन्हें कई मिलियंस ईयर्स जो है वो लगते हैं बनने में। इफ़ दे आर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रीजनरेटेड, अगर इनका एक बार संपूर्ण उपयोग ले लिया गया तो ये वापस जो है वो नहीं बनते हैं, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत ही अधिक समय जो है लगता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम निम्न प्रकार से कुछ 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल के बारे में ही पढ़ा है। रीन्यूएबल के अंदर यानी कि जो नवीनीकरणीय है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी या सूर्य ऊर्जा जो है वो प्रतिदिन जो है प्राप्त होती रहती है। वाइंड्स यानी हवा, टाइड्स, फ्लोइंग वाटर, बहने वाला जल, ये सभी जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। कुछ रिसोर्सेज आते हैं जो पोटेंशियली रीन्यूएबल है, जैसे शुद्ध हवा, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश सॉइल, फर्टाइल सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी बायोडाइवर्सिटी। यानी इन्हें हम पुनः जो है मानव के प्रयासों के द्वारा इनकी जो चक्रण की प्रक्रिया है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये पोटेंशियली रीन्यूएबल के अंतर्गत रखे जाते हैं। कुछ आते हैं जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं, जिन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता है, जैसे सबसे अधिक होता है जीवाश्मीय ईंधन। फिर आते हैं मेटेलिक मिनरल्स, जो धात्विक खनिज हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी बना नहीं सकते पुनः। और कुछ आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स या अधात्विक खनिज जो होते हैं, जैसे क्ले, सैंड और फॉस्फेट। तो इन्हें जो है पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल के अंतर्गत आते हैं। तो ये रिसोर्सेज का जो है मुख्य क्लासिफिकेशन होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।